ये बात भी ना करें। जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा। मैंने भी आज क्या करे यार, मैंने भी आज जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, माहौल तो दिया जाए ना हमें। आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर, और मैं आज, खुदा का खौफ करो यार। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारान ने दाखिली भी कर लिए हैं, उनकी दाखिला के कागजात की जांच पड़ताल के मराहिल चल रहे हैं, और इस वक्त पूरी कौम 8 फरवरी की तरफ मुतवज्जे है। लोग आए हुए हैं लापता अफराद के मसले पे, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नज़र नहीं आए, तो उस पर आप क्या कहते हैं। दूसरा ये कि टीटीपी का भी ये मौक़िफ़ है कि फाटा मर्जर को ख़त्म किया जाएगा। आपने भी आज, मैंने भी आज क्या कर रहे हैं, मैंने भी आज, यानी आपने क्रेडिट सारा टीटीपी को दे दिया, और मैं आज, खुदा का खौफ करो यार। ये तो मौक़िफ़ इब्तिदा से हमने लड़ा है, पार्लियामेंट में हमने लड़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब की इत्तेहादी होकर हमने इत्तेहादी हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय किया था, और हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। आप किस तरह एक सियासी महाज से इस मसले को उठाकर दूसरी तरफ फेंक रहे हैं, मुझे किसी सहाफ़ी से ये तवक्को नहीं हो सकती। वो हम बार बार उनके घर में जा चुके हैं, उनके साथ हम यकजहती कर चुके हैं, और उस मौके पर हम कायम हैं कि कानून के हवाले किया जाए मामलात को। दो कौमी जो फ़लस्तीन के हवाले से है, फिर एक कैंपेन चल रही है कि दो मुल्की जो है फ़लस्तीन को भी और इसराइल के भी हवाले से, अगर ये नुक्ता नज़र बदकिस्मती से हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म है कि हमारी किस्मत, उन्होंने कहा है कि कायदे आज़म ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कल कोई आदमी उठेगा और कहेगा कायदे आज़म ने भला दो कौमी नज़रिए की बात की हो, हम उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते, पाकिस्तान का वजूद गलत था, असर-ए-नौ मसला उठाया जा सकता है। किस तरह मुतवज्जे किया उन्होंने, क्या पंडोरा बस वो खोल रहे हैं जी। अब पाकिस्तान एक मुल्क है, एक हकीकत है। उस वक्त इख्तिलाफ राय का हक़ था, एक जमहूरी राय थी, बनने के बाद उसके वजूद का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज बन गया। लिहाजा ये चीज़ें इसराइल के लिए दलील नहीं बन सकती। अगर इसराइल के लिए दलील बनती तो पाकिस्तान के क़याम के हवाले से दो कौमी नज़रिया तो 1940 में तय हुआ था। उसके बावजूद कायदे आज़म ने क्यों कहा कि वो गलत है। फिर जब 48 में वो बना और कायदे आज़म हयात थे और उन्होंने नाजायज़ बच्चा कहा उसको, तो वो सारी चीज़ें दो रियासती तसव्वुर को की नफ़ी करती है। पाकिस्तान का DNA यही है कि वो इसराइल के वजूद को तस्लीम न करे और फ़लस्तीनियों के हक़ को तस्लीम करे। ये फरमाए कि आपने दो सूबों में अमन व अमान की बात की, क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि लोगों से कागजात छीने जाएं। परवेज़ इलाही की बीवी के साथ जो हुआ, उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, जो शामुल कुरैशी के साथ हुआ, क्या कभी ऐसा भी हुआ। ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये जहाँ तक उसूली बात है तो ये चीज़ गलत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये फ़ज़ा क्यों बनाई जा रही है। PTI के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। ये चीज़ें हम समझते हैं जी। इन चीज़ों को दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि जो लोग इस मुल्क पे लाए गए, मईशत तबाह कर दी गई, और आपने अवाम को और मुल्क की मईशत को देखा कि जिस दिन अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, अगले दिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज -500 चली गई, -500 पे चली गई। जब कल उसके आगे 2 दिन के बाद फिर दूसरा फैसला आया कि नहीं, नाअहली बरकरार रहेगी, हम 1500 प्लस पे चले गए दोबारा जी। यानी कौम खौफ खा रही है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। उनको पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था,
اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں. کیا ایک آدمی بولے نا شراج صاحب حضرت یہ بتائیے گا کہ جی خان میں اور تانک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں جب وہاں پہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں ایسے میں الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں. ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں. اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں, ان کے جلسے میں جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں. ہمیں ان حالات کا سامنا ہے اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے لیکن میں دعا گو ہوں. کیا دعا گو ہے؟ ان کو 3 ججوں نے بلایا, 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو. ابھی اس کو اپیل دائر کروائی. عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی, 3 جج بیٹھے, ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو. اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی شیڈول جاری کرو. اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ اس کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا, اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. مولانا صاحب اسی سے منسلک ہے 92 نیوز سے. میں الیکشن سے, اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں, جب ہم ایسی حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کے لیے میں نے 3.5 سال جنگ لڑی ہے. میں الیکشن کا طلبگار ہوں, لیکن کیا مجھے الیکشن یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں الیکشن مانگوں اور الیکشن کا ماحول بھی کا مطالبہ بھی کروں؟ ابھی تو صحافی کر رہے ہیں, باقی مجھے مولانا صاحب الیکشن کی بات کی, آپ نے ابھی سب سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی ہے اور بڑی جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کیا الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کی جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں کر رہے ہیں, کہیں سیاسی اتحاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس میں ہمارا ایک طے شدہ معاملہ ہے. جہاں جس ضلع میں ضلعی جماعت کسی کے ساتھ بھی وہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے ان کو حق حاصل ہے, ان کو ہم نے اجازت دی. مولانا صاحب جیسا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں, جیسا کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتا رہے ہیں, ایسی صورت میں انتخابی مہم تو صورت کرنی پڑے گی, تو آپ کی انتخابی مہم حضرت ہمیں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ملے ہیں, ہمیں باقاعدہ نوٹس ملے ہیں, صرف مجھے نہیں باقی پارٹیوں کو بھی, کہ آپ الیکشن کمیشن کے لیے آپ الیکشن کمپین میں نہیں جائیں گے باہر. انہوں نے ہمیں نوٹس دیے ہیں. اب اس قسم کی صورتحال میں کیا یہ سوال اٹھانا بھی جرم ہے ہمارے لیے؟ ہم یہ بات بھی نہ کریں تو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں نا. افغانستان کے دورے پر آپ جا رہے ہیں, مہاجرین کے اخراج کے پاکستانی فیصلے اور پھر طالبان حکومت کے سخت رد عمل کے بعد صورتحال بہت حد تک غیر واضح ہے, تو کیا اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا طے پایا ہے؟ انشاءاللہ یہ بنیادی اہم نکات ہیں, اور مہاجرین کے حوالے سے ایک میری اپنی سوچ ہے کہ یہ ایک ملک کا ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کے لوگ ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں
और 40 साल उन्होंने बतौर मुहाजिर के गुजारे हैं। अगर वापसी करना भी है तो दोनों मुल्क बैठकर उसका शेड्यूल तय करें। अल्लाह ये बताएं कि आपने दो सूबों में अदम इस्तेकाम की बात की और बदअमनी का जिक्र किया, दूसरी तरफ आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक सख्त रद्दअमल का इजहार भी किया है। तो इलेक्शन से पहले अगर आपका ये रद्दअमल एक रिएक्शन है तो जब इलेक्शन आएगा उसके नताइज पर क्या आप भरोसा करेंगे? मैं यही फिक्रमंदी मुझे है जो आप सवाल कर रहे हैं कि इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा। जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदनमी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे, क्या देंगे आप इलेक्शन पर? तो यही है कि हमें इस सूरत हाल पर गौर करें। बड़े तो वो हैं ना, इदारा तो वो हैं, हमारी शिकायत मैदान पे आ गई है, कुछ सोचें तो इस बात के ऊपर। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुला कर कहती है कि अभी एक अदालती माशाल्लाह का तासुर दे रहे हैं। ये अदालत जाएंगे बाकायदा तौर पे इस मामले को लेके आप क्या बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन की अदालत जाएंगे? अदालत सब कुछ कर चुकी है, अब तो अवामी अदालत में ही जाने की गुंजाइश रह गई। पहले पीटीआई के खिलाफ फैसला आता था तो पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट जाती थी, अब पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है वो पेशावर हाई कोर्ट जाती है। आप ये नहीं समझते कि मैच फिक्स है? पेशावर हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिजेक्शन पूरा मुल्क है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कज़न जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नज़र आते हैं, बराह रास्त सही, बिलवास्ता सही, ख़ानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है, और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जमहूरी आदमी हूँ और मैं जोहद मुसलसल पे यकीन रखता हूँ। एक दफ़ा ब्रेक लग जाए और बर्तन तोड़ दो, मैं उस वाला नहीं हूँ। मैं हुकूमत में भी शामिल होता हूँ दूसरी जमातों के साथ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि भाई ये करना है, लेकिन उससे तवक्को नहीं वाबस्ता करता कि खामखा उससे वो सब कुछ कर लेना है, क्योंकि शायद उसके मंशूर की तरजीहात में ना हो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल बिल्कुल आर्जी थी। एक फितने से हमने निजात हासिल करनी थी और अपने एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ और एक मुस्तहकम हमने मुल्क को मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है, लेकिन आज फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया। जब हम निकले हैं तो मुल्क माशी लिहाज से, लिहाजा हर मौके की अपनी तरजीहात होती हैं। हम हर चीज़ को हिकमत के साथ देखते हैं, अपने मुतालबे का मकाम भी जानते हैं, और फौरी जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी हम जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने जो खदशात का भी इजहार किया है इलेक्शन के हवाले से, और आदि दो सूबे इलेक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या उसका नताइज क्या होंगे। इसके लिए आपकी सबसे बड़ी जो जमात है, इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून है, तो क्या आप लोग रिटर्न इसकी तरफ नहीं जा सकते कि एप्लीकेशन दी जाए कि
اس کے لیے اسٹیبلٹی اور 5 سالہ گورنمنٹ چاہیے. تو جب آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, اب آپ لوگ مشاورت بھی کر رہے ہیں, میاں صاحب بھی واپس آئے, تو آنے والی گورنمنٹ 5 سال کے لیے ہوگی یا 3 سال کے لیے پرائم منسٹر آئے گا, وہی پریکٹس ہے. پہلی بات یہ ہے آپ کی کہ دیکھیے ہم عدالت میں جائیں گے, کیسے جائیں گے ہم؟ مجھے 1000 پی ٹی آئی سی اختلاف. لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, کیا سپریم کورٹ کا فرض نہیں تھا کہ وہ پہلے اس پٹیشن کو سنے؟ بجائے سننے کے ان کو شوکاز جاری کر دیا, اس کو شوکاز جاری کر دیا انہوں نے. اب اس رویے کے ساتھ ہم نظر ثانی کی درخواست کیسے دیں, کس کو دیں؟ یہ ہمارے سینئر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں, یہ بتائیں کہ کیا ایسے کورٹ میں ہمارے جانے سے کوئی انصاف کے توقعات ہو سکتے ہیں؟ تو ہم اپنا رائے دے رہے ہیں, اپنا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال, اس پر ہماری ایک رائے بنتی ہے. عدالت جو فیصلہ دیتی ہے وہ پبلک کی ملکیت بن جاتی ہے, اور اس پر رائے دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے. ہم مطمئن نہیں ہیں. مولانا صاحب, مسلم لیگ نون کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی پلان ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس میں کئی مذاکرات ہوئے, یہاں سے باقاعدہ جرگے گئے جس میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے. آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کچھ امن آ جائے گا؟ دیکھیے, کوشش تو یہی ہے کہ ہم قوم کو امن دے سکیں, اور اس کے لیے کیا تجاویز ہیں جب ہم دونوں بیٹھیں گے, اس کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں, لیکن پھر اس معاملے میں دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں, اور امارت اسلامیہ اور پاکستان یہ دونوں ریاستی سطح پر ایک نظام بنائیں متنازع معاملات کو حل کرنے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ کہ ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں, لیکن ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, اور ہماری ترجیح یہی ہے کہ ہم انتخابات مل کر لڑیں. یہ فرمائے سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے تاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نواز شریف کے حامی ہیں, تو کیسے مطلب وہ کیوں اگر نون لیگ کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائیں نا جی, جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں, جو لاہور سے آ رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نون لیگ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں. آپ نے بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا جی نا. حضرت میں ایک بات واضح کر دوں, یہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے, وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر اسی پر ہم فوراً کہتے اگلی حکومت فلانے کی ہوگی. اب فلاں کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی؟ ہم نظریاتی طور پر لڑنا چاہتے ہیں, ہم ان قوتوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملک کو, جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں. یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا, اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا, اس ملک کی ترجیحات نہیں رہیں گی, بین الاقوامی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا, آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اس حد تک خوف و ہراس اس ملک میں موجود ہے. اس اضطراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا کیا جائے. لالا کی باری ہے یار. عام انتخابات کے بعد آپ نے دھرنا بھی دیا, اب عمران خان صاحب لاڈلا اور ان کی سہولت کاری کا الزام بھی لگاتے ہیں. اب نہیں سمجھتے کہ پوری ریاست اس بار نواز شریف صاحب کے قدموں میں مٹا دی گئی, اور وہ سہولت کاری جو 2018 میں عمران خان اور اس کی جماعت کو حاصل تھی, اب نمبیان نواز پھر شریف میں کو حاصل ہے. جس سوال کو میں رد کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ دوبارہ وہی سوال دوہرا لیتے ہیں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہ عوامی قوت تھے اور ان کے پاس عوام تھی, پنجاب ساتھ تھا, دھاندلی کے ذریعے کیوں چھینا گیا اور دھاندلی کے ذریعے پھر چھینا جائے گا,
तो हम फिर मुकाबले में आएंगे। हमने हथियार नहीं डाले हुए, हमने कोई जंगबंदी नहीं की है। हम मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के साथ और जो पाकिस्तान के एजेंडे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। अवाम की तरजीहात मालूम हैं। जब अवाम तरजीहात मालूम हैं, आप उसको इदारों के हवाले कर रहे हैं। अवाम इतनी बेबस है कि आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे सकते उनका। वो जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, और लोगों को आप तासुर दे रहे हैं। हाँ, हुकूमत तो फलां की आएगी, लाडला तो फलाना है, इदारों ने तो फलाने को आगे लाना है, तो फिर अवाम भी उसी को वोट देना शुरू कर दें। ये तासुर जो है पाकिस्तानी सियासत में और इंतखाबात के हवाले से बहुत नाजायज़ है। मौलाना साहब इधर यार इसके बारे में लग रही है यार, नवाज शरीफ को जो सुपरला दिले का नाम दिया जा रहा है, आप मेरे ख्याल में ये इस किस्म के अल्फाज अफजल साहब ये अफजल साहब इधर जी ये तासुर जो आप बता रहे हैं इसमें जो मामला है वो बताया जा रहा है कि सदर आप होंगे या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, अपोजिशन लीडर आसिफ अली ज़रदारी होंगे। ये एक मॉडल है जिस पे ये काम इस वक्त किया जा रहा है, तो आपको सदारत की ऑफर नहीं हुई है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत अगर ऐसा होता है आपको शुक्रिया। मौलाना साहब इलेक्शन कमीशन की जो अब बेबसी है, जी जी जो इलेक्शन कमीशन की अब बेबसी है, जो हालात वाक़यात जारी हैं, तो इस तरह किस तरह साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? और पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने दोनों ने कह दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकता, मुस्तफ़ी हो जाए। मौलाना साहब मैं नहीं कह रहा, उनका इदारा कह रहा। क्या इलेक्शन कमीशन का यही नहीं, मैं मुतालबे की तरफ पहुंचा। मैं सिर्फ आपको हवाला दे रहा हूँ कि जिस इलेक्शन कमीशन के बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन दोनों में एक राय दे रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या इनसे मुनसिफाना इलेक्शन की तवक्कुह की है। ठीक है, अफराद के लिए प्रेस क्लब के बाहर कई दिनों से धरना जारी है, जिसमें ज्यादातर खवातीन की है। आज तक कोई भी जमीयत का जो रहनुमा है कोई नजर नहीं आया, तो क्या आपका जाने का वहाँ पर इंतजार है? हैदरी साहब गए हैं उनके पास, तो जो उनके साथ हुआ उनकी मजम्मत करते हैं, जो उनके साथ हजरत मैं अव्वल दिन से इनके पास बार बार गया हूँ। मैंने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है। जो पंजाबी बलोचिस्तान में मारे जाते हैं मौलाना साहब, पंजाबी जो बलोचिस्तान में मारे जाते हैं और ये लोग मारते हैं, गलत वो क्या कहते हैं? गलत होता है, दहशत गर्दी है, मारते हैं पंजाबी, वो दहशत गर्दी है। डीएलए वाले मारते हैं। मुसलसल के में जाता रहा। हजरत मैं आवाम के हाल पे छोड़ना चाहता हूँ। आप कभी फौज के हवाले करते हैं तो कभी अदलिया के हवाले करते हैं, तो क्यों आखिरी सवाल है आपने कहा है कि अवाम पे छोड़ देना चाहिए। क्या पाकिस्तान में कभी आज़ादाना इलेक्शन हो चुके हैं? इनमें अब तक इदारों की मुदाखलत के बगैर पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम अभी हमारे पास इदारे हैं ऐसे कि जो आज़ादाना इलेक्शन करवा सके? दूसरा सवाल मेरा ये कि आप कह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हम जो है ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं, आप विजिट भी करेंगे, तलवार हुकूमत को आप तस्लीम करते, क्या वहाँ से अगर आएगी शरीयत नाफिज कर दी है पाकिस्तान में, तो इसको आप कैसे देखेंगे? इसकी करेंगे मुखालफत? देखिए, हम तो आइन को देखते हैं। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी करार देता है कि वो कानून साजी करे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे और उसके खिलाफ ना करे। अब अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका है, तो हम जद्दोजहद में हैं इस वक्त, और हम ये जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा मुसल्लह जंग पर यकीन नहीं रखती, और पाकिस्तान के जमीयत से बाहर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में मुसल्लह जंग नहीं होनी चाहिए, सियासी जद्दोजहद होनी चाहिए और उसके नतीजे में मकासद हासिल करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हालात बन गए हैं। अब इन हालात को दोबारा असल हालत पे लाना, पुरअमन सूरत हाल पे लाना, नॉर्मल करना, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। हर दफा ऐसा होता है कि एक मुखालफ को अंदर किया जाता है, दूसरे को खुल के खेलने का मौका दिया जाता है, जैसे 2018 में हुआ। आज की अगर आपकी ये पता होती है
मुखालफ आपका अंदर हो, इस फतह को कैसे आप सेलिब्रेट करें? मैं तो वैसे भी बार बार कह चुका हूँ यार कि मुझे तो इस सियासत में मज़ा ही नहीं आ रहा और इस लड़ाई का मज़ा ही नहीं आता जिसमें मेरा मुखालिफ जो है जेल में हो और मैं बाहर हूँ। तो आ जाएं, मैदान में आए ताकि खुली लड़ाई हो और ठीक ठाक हम कौम में जाएं, वो भी कौम में जाएं। मुसल्लह जंग लड़ी नहीं है दलील की वजह से। बहुत शुक्रिया।